हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है वही आखिरी सबक। चलिए दोस्तों, सुनाते हैं। उस दिन सवेरे सुबह स्कूल जाने में मुझे बहुत देर हो गई थी। मन में बहुत डर लग रहा था। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हेमिल मास्टर साहब ने यह जो कह दिया था कि मैं सबसे सकारात्मक और आक्रामकियों की परिभाषा पूछूंगा, और मुझे एक फूटा शब्द भी याद नहीं था। एक क्षण के लिए मेरे मन में आया कि आज स्कूल ही ना जाऊं और सारा दिन इधर उधर कहीं घर से बाहर ही बिता दूं। दिन बड़ा अच्छा था। आसमान साफ था और मीठी मीठी धूप फैली हुई थी। सड़क के किनारे वाले जंगल में चिड़िया खूब चहक रही थी और लड़की चिरने की जो मिले उनके पिछवाड़े सिपाही कवायद कर रहे थे। यह सब कुछ उन आक्रामक और सकारात्मक क्रियाओं की कहीं ज़्यादा दिलचस्प था, लेकिन फिर भी अपनी तबीयत को रोकने का बल मुझ में था। इसलिए मैंने स्कूल की तरफ लंबे लंबे डंग बढ़ाए। डाउन हॉल के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। गत 2 वर्षों में लड़ाई, हार, सेनापति की आज्ञा, बजट आदि में जितनी भी बुराई खबरें थीं, वे सब भी बुलेटिन बोर्ड पर प्रक्षित हुई थी। और मैंने चलते चलते ही सोचा, अब कौन सा नया मामला खड़ा हुआ है। पर मैंने नहीं भसकर तेजी से लम कर चलने लगा। डॉक्टर लोहक, जो अपने नौकर के साथ खड़ा वहाँ बुलेटिन पढ़ रहा था, चिल्लाया, बुलिए भागो, मत जाओ, वक्त से बहुत पहले स्कूल पहुँच जाओगे। मैंने सोचा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं अपनी उसी रफ्तार में चलता ही चला गया। हाँफता हाँफता स्कूल पहुँच गया। स्कूल लगने पर हमेशा ही इतनी शोरगुल होता था कि वह सड़क पर सुनाई पड़ता था। डेस्क के खुले बंद होने की फट हर जोर से, उनके साथ सबक पढ़ने जाने का एक तेज आवाज़, यहाँ तक ठीक ठीक शब्दों को समझाने के लिए कान पर हाथ रखने पड़ते थे। और सबसे ऊपर मास्टर साहब के रूल का रोल, जो उसे बार बार मेज पर घर पटकने से होता था। किंतु इस समय बहुत सब कुछ शांत था। मैंने सोचा ही था कि जब मैं चुपके से जाकर डेस्क पर बैठने की कोशिश करूंगा तो बड़ी हलचल मचेगी, परंतु उस दिन तो वास्तव में सब ऐसे चुप नजर आ रहे थे जैसे एतवार की सुबह हो। खिड़की में से ही मुझे दिखाई दिया कि क्लास में सब लड़के अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और हेमिल मास्टर साहब अपना लोहे वाला भयानक रूल बगल में दबे हुए चक्कर काट रहे थे। मैंने सामने के दरवाजे को ही खोला। अंदर क्लास में घुसना पड़ा। अंदर लगाया जा सकता है कि उस समय मैं डरा और सहमा हुआ था, किंतु कुछ नहीं हुआ था। मास्टर साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा, बच्चों, फौज जाकर जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम बिना की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। बेंच पर कूदकर मैं अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। जब तक भी मेरे डर कुछ कुछ दूर नहीं हो गए थे, मैंने नहीं देखा कि मास्टर साहब आज हरा कोट, चुनौतीदार कमीज और काली रेशमी टोपी, सब चीज़ें बेलबूतों की कड़ी हुई थी, पहने हुए थे। वह कपड़े तो केवल उस दिन पहने थे जिस दिन इनाम बंटा था। यही नहीं, बल्कि सारा स्कूल एकदम शांत और गंभीर था। और मुझे तवज्जो तो सब हुआ जब मैंने देखा कि पिछली बेंचों पर, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, गौर लोग भी बिल्कुल हमारी तरह चुप बैठे थे। पंख और टोप लगाए बूढ़ा हौसर बैठा हुआ था, जो किसी जमाने में नगर का मेजर था। उसके सिवा एक भूतपूर्व पोस्ट साहब भी अन्य कई व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे। सब के सब मातमी मुद्रा बनाए हुए थे। हाउसर साहब अपने साथ एक पुरानी फटी चिथड़ी प्राइम पढ़ उठा लाए थे। उसी खोले हुए और अपने घुटनों पर रखे हुए थे। उनकी बड़ी बड़ी ऐनक भी उसी पर रखी हुई थी। मैं यह सब देखकर आश्चर्य कर रहा था कि हेमिल साहब अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसे मुलायम तथा विनम्र स्वर में उसमें ही की आते आते ही मुझे बोले थे। कहने लगे, लड़कों, आज मैं तुमको सब को पढ़ा रहा हूँ। वर्लिंग से आज्ञा आई है कि आज तक और लोरेन
लंदन के स्कूल में सिर्फ जर्मन की पढ़ाई की जाती है। तुम्हारे लिए कल से कोई नए मास्टर साहब आ जाएंगे, इसलिए आज फ्रेंच का यह तुम्हारा आखिरी सबक है। खून ध्यान से पढ़ना आप लोग। और यह शब्द मेरे कानों में जैसे बिजली की तरह गिरी। सब समझ में आया कि कम वक्तों ने उस बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था। फ्रेंच का यह आखिरी सबक, आखिरी, और अभी तो मुझे अच्छी तरह लिखना भी नहीं आता था और यही शब्द खत्म है। मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्या? हाय हाय, मैंने अभी तक अपने सबक ना याद करके कितना बुरा किया। बेकार ही चिड़ियों के अंडों की तलाश में घूमता रहा, बेकार ही अपना वक्त इधर उधर आवारागर्दी में ही खोया किया। वे किताबें, उनकी सूरत देखकर मुझे बुखार चढ़ता था। व्याकरण इतनी भारी थी कि ले जाने में आफत पड़ती थी, और यह महात्माओं की कहानी आज सब मुझे पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी, जितने जुड़ा होगा और असंभव मालूम हो रहा था। और बेचारा मास्टर भी तो, वे अब हमेशा के लिए जा रहे थे और मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकूंगा। सिर्फ एक कल्पना मात्र से ही मैं हेमिल साहब शक्ति को भूल गया, और भूल गया उनके उन लोहे के रूल को भी। हाय बेचारा, आज इस आखिरी सबक की उपलक्ष्य में ही तो उसने अपने एतवार वाले बढ़िया कपड़े पहने थे। हाँ, और मेरी समझ में आया कि गांव में वे विद्या सज्जनगढ़ क्यों पीछे बेंचों पर बैठे थे और इतने सुस्त थे। अब वे फिर कभी स्कूल ना आ जो सकेंगे। मास्टर साहब की 40 वर्ष की सेवा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते और उस देश का अभिनंदन करो जो अब उनका नहीं रहा था। वे लोग आए थे। मैं यही सोच विचार कर रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया। आक्मकिया की परिभाषा सुनने का अब मेरा नंबर था। क्या यह आक्मकियाओं की कठिन परिभाषा को बिना एक ही गलती किए हुए मैं जोर से और साफ साफ नहीं कह सकता था, लेकिन पहले ही शब्द में गड़बड़ गया और बुत बना खड़ा रह गया। दिल मेरा धक धक कर रहा था और ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। मास्टर हेमिल ने कहा शुरू कर दिया था फ्रेंच में, तुम्हें फटकारूंगा नहीं, मैं तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए। कितनी बुरी बात है, हम लोग रोज रोज यही कहते हैं कि ओ बेहू तेरा वक्त है, कल पढ़ो लोगे, और तुम देखो कि यही कहते कहते हम कहाँ आ पहुँचे हैं। कल अब हमारे लिए नहीं आएंगे। कल आजकल वे जर्मन लोग आ जाएंगे और कहेंगे यह क्या बात है, तुम लोग बनते हो फ्रांसीसी हो या अपनी ही भाषा ना लिख सकते और ना ही पढ़ सकते हो, और फ्रेंच एक तुम ही ऐसे नहीं हो, वरना हम में से और भी ना जाने कितने ही ऐसे हैं जिन्हें यह भाषण सुनने को मिल सकती है। तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ने के लिए चिंतित नहीं थे, वे तुम्हें किसी खेत या मेल में काम करना लेना पसंद करते थे जिससे कि कुछ और आमदनी ही हो। और मैं भी दोषी हूँ क्या? मैं अक्सर ही पढ़ने के बजाय तुम्हें अपने बगीचे में पानी देने नहीं भेजा है, और जब मैं मछली के शिकार को जाता था तब भी मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे जाता था। एक प्रकार हेमिल साहब इधर उधर की बातचीत करते करते फ्रेंच भाषा पर भी आ गए। कहने लगे, संसार की सबसे सुंदर भाषा है, यह सबसे ज़्यादा साफ और सही है, इसमें इनकी पूरी पूरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब देश गुलाम हो जाता है तब उनकी स्वतंत्रता वापस लेने की केवल एक ही कुंजी विशेष रह जाती है, और यह कुंजी उनकी भाषा है। परमात्मा की जेल में बंद मनुष्य के लिए उनकी अपनी भाषा ही उनकी स्वतंत्रतादायक कुंजी है। उसकी भाषा परमात्माओं की जेल में बंद मनुष्य, उनकी अपनी भाषा ही उनकी स्वतंत्रतादायक कुंजी। यह कहकर चुकाने के बाद मास्टर साहब ने व्याकरण खोली और सबक पढ़ने लगे। मुझे सब आश्चर्य हुआ कि वह तो सब समझ में खूब अच्छी तरह से आ रहा था। मेरा ख्याल है कि ना तो मैंने इतना कभी ध्यान लगाकर कभी पढ़ाई की और ना ही मास्टर साहब ने ही
तरबियत लगाने इच्छा की तरह कभी पढ़ाया था। ऐसा मालूम होता है कि वो बेचारे जो कुछ जानते थे जानने से पहले ही यह सब ही पढ़ा लेना चाहते थे, और सो भी एक ही बार में हमारे दिमागों में ठूंस देना चाहते थे। ब्रैकेट के बाद सुलेख शुरू हुआ। आज हेमिल साहब हम लोगों के लिए नई नई कापियाँ लाए हुए थे, जिनमें बड़े ही खूबसूरत गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था अल क्रिज फ्रेंच आल। इतने बड़े बड़े शब्द में लिखी इन कापियों के सफ़े क्लास भर में ऐसे लग रहे थे जैसे हर एक डेस्क पर झंडा फहरा रहा, और सब चुपचाप बैठे लिखने में तन्मय थे। पन्नों पर चलती हुई निबों की आवाज़ भर होती थी। एक बार कुछ भौरे कमरे में उड़ आए, किंतु किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो अक्षरों की गोलियां को भी ध्यानपूर्वक इतनी सावधानी से बना रहे थे जैसे वो गोलियां भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर बोल रहे थे। मैंने सोचा क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। लिखते लिखते जब मेरी नज़र हेमिल साहब की तरफ उठी तो मैं देखा कि वे कमरे में किसी एक एक चीज़ की पर टकटकी लगाए देखते हैं, कि कमरे में किसी एक ना एक चीज़ की टकटकी लगाए देखते हुए मानो अपने मस्तिष्क में यह चित्रित कर लेना चाहते हो कि उस छोटे से क्लासरूम में सब चीज़ें कैसी लग रही थी। ख्याल कीजिए 40 बरस से वे इसी कमरे में ही रहते थे, इसी कमरे में जहाँ उनके सामने हमेशा उनकी क्लास बैठी रहती थी, और सबकी खिड़की के बाहर बगीचा चमकता रहता। पूरे 40 वर्ष सब कुछ वैसा ही था, केवल डेस्क और कुर्सियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में वालनट का पेड़ बड़ा हो गया था, और वहाँ बेल और अन्य उन्होंने अपने हाथों से लगाई थी। खिलाड़ियों के सहारे बल खाती हुई छत पर जा पहुँचे थे। ओह बेचारा गरीब, यह सब छोड़ते हुए उनके दिल में इतना दर्द उठ रहा था। छत पर ऊपर बहन संदूक ठीक कर रहे थे। सोन की खटर पटर भी क्लासरूम में आ रही थी। कल ही उन्होंने देश छोड़ कर चले हो जाना है, और वे हर एक की सबक सुनने की हिम्मत बांध रहे हो। सुलेख लिखने के बाद इतिहास का एक पाठ उन्होंने पढ़ाया, फिर बच्चों को बाप बेबी ओ बू अपने शोर करना शुरू कर दिया। वहाँ कमरे में पंखे बेंच पर विद्या हौसले से चश्मा पहनकर वह पैमर दोनों हाथों से पकड़कर पढ़ना शुरू कर दिए, और वो भी चिल्लाने से भावावेश में उनकी आवाज़ कांपने लगी, और हमें सुनने में इतना मज़ा आ रहा था कि खूब हंसते और शोर हो रहे थे। और वह आखिरी सबक मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। यकीनन घंटे से बाहर बजाए, और इसी बात सैनिकों की तुरंत ही खिड़की के पास सुनाई पड़ी आवाज़। हेमिल मास्टर साहब की कुर्सी उठ के खड़े, बिल्कुल पीले पीले और लंबे लंबे लग रहे थे मुझे, इतने में जितने मुझे कभी नहीं मालूम पड़े। दोस्तों, उन्होंने कहा मैं, और जैसे उनके गले में कुछ अटक गया और आगे बोल नहीं सके। मेज पर से चक का एक टुकड़ा उठाकर वे चुपचाप बड़ी शान के साथ ब्लैक बोर्ड की तरफ चले। वे उस पर जितने बड़े बड़े अक्षर लिखे जा रहे थे उसमें लिखा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए।